सबसे पहले जो है हम लोग बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं जामिया आरसीए एग्जाम्स के बारे में। तो ये जो आपका एग्जाम रहने वाला है, ये आपको जो है तीनों मीडियम में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ऐसे राइटिंग्स होगा। तो 3 वर्ज़न में ये है कि कभी-कभी आप ये सोचते हैं कि मुझे हिंदी की ज़रूरत नहीं है या अदर वर्ज़न की ज़रूरत नहीं है। तो कभी-कभी अदर वर्ज़न पढ़ने में जो है हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है पूछना क्या चाह रहा है। फिर इसके साथ जो है जैसे हमारा यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और आपका 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहने वाला है, जो 1 घंटे के लिए होगा। और आपके जो है 2 ऐसे होंगे 60 नंबर के। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका जो है पूरा 3 आवर्स का होगा। तो पेपर 1 के बेसिस पे जो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बेसिस पे सिर्फ 900 स्टूडेंट के ही ऐसे कॉपी जो है चेक होंगे। ठीक है? और फिर जो है दोनों का मिला के जितना नंबर आएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 30 नंबर जो है इंटरव्यू के लिए जो है रखा गया है। अब इसमें पहले से जो है इसमें 2 चेंजेज़ आए हैं। पहले 100 एमसीक्यू आता था और 1 ऐसे क्वेश्चन्स आते थे। इस बार क्या है कि 60 एमसीक्यू आ रहे हैं और आपको 2 ऐसे लिखना है 2 घंटे में। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ ये देखिए कि आपका जो इम्पोर्टेंस है एस्से का, वो जो है यहाँ पे आपका बढ़ गया है। और इंटरव्यू पहले भी जो था वो 20% इंटरव्यू के नंबर होते थे, 200 में 40। अब 150 का है तो 150 में जो है 30 नंबर का इंटरव्यू है, तो अब भी लगभग 20% के आसपास है। तो इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस जब आएगा, जब इन केस किसी का टाई होता है, नंबर इक्वल आते हैं, तो जिसका इंटरव्यू में ज्यादा नंबर आएगा वो लिस्ट में उसको ले लिया जाए। ठीक है? तो एक चीज तो आपका ये हो गया। अब इसमें क्या है कि अब जब 100 एमसीक्यू से 60 एमसीक्यू हुआ है और आपके 2 ऐसे हो गए हैं 60 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका ऐसे का इम्पोर्टेंस जो है बढ़ गया है। और तो ये ऐसे जो है आपका यहाँ पे एक तरह से जो है गेम चेंजर जो है रहने वाला है। ठीक है? और जनरली आरसीए में इससे पहले भी 60 नंबर के एमसीक्यू आते थे, बीच में फिर 100 हुआ और फिर जो है बीच में अब फिर जो है ये आपका 60 पे दोबारा आ गए हैं। तो जनरली जो कट ऑफ रहा है वो 55 टू 60% का रहा है एमसीक्यू का। तो और लगभग ऐसे में जो है हाफ हाफ के आसपास जो है नंबर आते हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमको बहुत कैलकुलेटेड जो है हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मत कहना कि सर ने बता दिया था तो हमने इतना ही अटेम्प्ट किया। वो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा इंट्यूशंस आएगा कि कितना हमें जो है अटेम्प्ट लेना है। तो लगभग कट ऑफ जो है इसके आसपास जो है आता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल। ठीक है? तो ऐसे आपका गेम चेंजर बता दिया। अब इसमें क्या है कि फिर लास्ट जो है इंटरव्यू है। इंटरव्यू वाला चीजें जब आप लोग के पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हो जाएगा तब हम इस पे सारी चीज करेंगे। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि ये 3 चीज चेक करते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट और नॉलेज एंड अवेयरनेस की करंट इवेंट, इंटरनेशनल इश्यूज और बाकी जो है उसको सब्जेक्टिव नॉलेज कैसा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने में वो चीजें डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं, बता पा रहा है कि नहीं। तो आपको सारी डिटेल्स उनको बतानी होती है कि आपका ग्रेजुएशन इतने टाइम खत्म हुआ, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे। तो अगर आपको अच्छा खासा टाइम हो गया प्रिपरेशन में, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा ऑप्शनल वगैरह आपका चेक करेंगे। तो ये कोशिश करेंगे देखने के लिए कि वेदर आपका ग्राफ जो है स्लोप पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। बहरहाल ये इंटरव्यू वाली चीजें बात की बात है। अब आते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले जामिया आरसीए के आए हैं, तो ये तो 100 क्वेश्चन में है। तो ओवरऑल जो है इसी के आसपास जो है इतने ही परसेंटेज में क्वेश्चंस आएगा।
तो पहले अगर 100 में 10 आया है तो अभी उसका जो है उतने ही परसेंटेज रहेगी उस सब्जेक्ट की, तो अभी 6 आएगा, 7 आएगा। तो इसमें आप ये देखना कि लगभग आपका जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा है वो इन 3 सब्जेक्ट का रहा है। तो एक इन्वायरमेंट का 11%, तो 100 में 11 क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटी का 17 क्वेश्चंस 100 में आए हैं। और फिर आपका जो है सी सेट, सी सेट में जो है आपका 100 में 90 आए हैं, तो उसी हिसाब से जो है आपका 60 में ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चंस आपके सी सेट में आएंगे। अब यहाँ पे हिस्ट्री 12 है, तो इसमें आर्ट एंड कल्चर अलग ले लिया है मैंने। जैसे 100 में हिस्ट्री के 12 क्वेश्चंस आए थे और 2 अलग से क्वेश्चंस आए थे आर्ट एंड कल्चर के। फिर आपका ज्योग्राफी है जिसमें आपके 100 में 9 क्वेश्चन आए थे, तो आपका 5 to 6 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें 12 क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी लगभग आपका 7 to 8 क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे। फिर एक आईआर का पार्ट है, तो आईआर का इंटरनेशनल रिलेशंस का एक दो क्वेश्चंस जो है वो आता है, तो आप उसको जो है करंट अफेयर्स का पार्ट मान लीजिए या आईआर का मान लीजिए। फिर मिसलेनियस वाला पार्ट है कि ट्राइब पूछ दिया या कुछ और ऐसी चीज पूछ दी जो इसमें नहीं है, तो ये सारा जो है आपका वो है। तो जिनके जिनके पास भी लगता है कि थोड़ा सा मेरे पास कम टाइम है या अभी तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो वो अपना एरिया जो है थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हम पहले जो है पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सी सेट और इकोनॉमी, इन सारी चीजों पे जो है ज्यादा कर लें, ध्यान दे लें। तो अब जो है मैं अपने वाले सब्जेक्ट पे आता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को बाकी फैकल्टी जो है बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो इकोनॉमिक प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप जो है अब जैसे आप इसमें नोटिफिकेशन में ये देखोगे कि ये लिखा है कि एज पर द यूपीएससी सिलेबस। अब यूपीएससी सिलेबस में इकोनॉमिक्स का बहुत कम सेंटेंस में लिखा है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट और दिस एंड दैट ये लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक्चुअल जो है टॉपिक कैसे पता लगता है कि इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स में ये आएगा, मेंस में कि ये आएगा, ये लास्ट ईयर के पेपर से पता लगता है। तो उसके बेसिस पे जो है कई सारे आप देखेंगे मार्केट में भी अवेलेबल है कि डिटेल्ड टॉपिक बना रखे हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना है कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो बेसिकली ये 3 चीजें आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड और आपका इंडियन इकोनॉमी। तो ये कई बार जो है इंटरनेशनल ट्रेड को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट दिखा देते हैं, कई बार जो है इसको अलग अलग दिखा देते हैं। तो आप इसमें क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी आपको जो है इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको आरसीए के पेपर की इतनी चिंता नहीं करनी है, ज्यादा आपको चिंता करनी है यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर पेपर की। वहां पे अगर आपने विन विन कर लिया तो आपका ये वाला आरसीए वाला पेपर जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब इसमें ये देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से आज तक यूपीएससी में बहुत कम क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए पूरे 10 साल। तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा, हमारा प्रायोरिटी ये तीनों टॉपिक रहेगा जब हम क्लास शुरू करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। अभी इसके अंदर भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। आपका आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, banking and banking regulation, payment ecosystem, inflation and recession, fiscal policy and government budgeting, external sector और फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें मैंने जो जो रेड कर रखा है ये जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो है हम टॉपिक जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है कवर कर लें। तो जैसे एक्सटर्नल सेक्टर है, लास्ट 10
ईयर में हम ये देखेंगे यूपीएससी में जो है कि लगभग 42 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन जरूर आए आपका एक्सटर्नल सेक्टर से। ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर्स क्या है, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, बीओपी से रिलेटेड, बीओटी से रिलेटेड, या और पॉलिसी इंप्लीकेशंस, या बाहर से कनेक्टिविटी का, तो ये सारी चीजें जो है आपका एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगा। एंड ट्रेड वाली सारी चीजें एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगी। तो लगभग बैंकिंग, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट से आपके इवन आरसीए में भी एंड यूपीएससी में भी आप ये देखोगे कि 60% जो है क्वेश्चंस रहते हैं। आरसीए ने लगभग यही किया है सारे पेपरों में कि जितना नंबर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी में जिस जिस एरिया से पूछा गया है, उतना ही आरसीए ने भी जो है अपने पेपर में जो है रखना चाहा है। चाहो तो आप चेक कर लेना और वेरीफाई भी कर लेना इस चीज को। तो ये वाला जो हमारा रेड सा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि इसको ओवर करें। फिर तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही दिखा दिया। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। अब फिर इंडियन इकोनॉमी में आप ये देखोगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, वो बहुत ही डोमिनेंट है। लगभग इस पार्ट से जो है आधे क्वेश्चंस जो है अ, हमारे एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, फिर हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं या जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं, ये सारे जो है यहाँ पे सिर्फ ये 3-4 टॉपिक से जो है 40% जो है आपके यहाँ से, और 60% जो उसमें रेड कर रखा था यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं लगभग। तो आज का सेशन हमारा यही है कि बस एक गाइडेंस बताऊं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और किस किस एरिया को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो इसमें इवन आपके पास क्वेश्चन होगा तो वो चेक भी कर सकते हो कि यहाँ से लगभग एग्रीकल्चर से आरसीए के क्वेश्चन में पिछली बार नीति आयोग का जो एग्रो रिपोर्ट है वो पूछा है, फिर एग्रीकल्चर का रिपोर्ट पूछा है, फिर ऐसे इस वाले सेक्शन से जो है हमारा इन्फ्लेशन, फिर एक्सटर्नल सेक्टर, फिर फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग, इन सारे से जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आए हैं। हमारे एक्सटर्नल सेक्टर से जो है हमारा आईएमएफ का क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। तो जैसे यूपीएससी में प्रायोरिटी है, उसी तरह आरसीए के पेपर में भी जो है आपका प्रायोरिटी है ये वाले क्वेश्चंस। तो अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब सिलेबस के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? एक तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो आपके 3-4 बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के कोचिंग मैगजीन्स के करंट अफेयर्स हैं, विजन हो, नेक्स्ट आईएएस हो, या जीएस स्कोर है, आप किसी का भी पढ़ लीजिए। बस कोशिश ये करिए कि जो हमारा गिवन सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। फिर आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है। कई बार लोगों को ये लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में आप 3-4 साल के पेपर उठा के देख लो, कम से कम आप 3 या 4 चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके पीटी में भी काम आएगा, आरसीए एंट्रेंस में भी काम आएगा और आपके मेंस में भी काम आएगा। जैसे आपके पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाला चैप्टर है, वो आपको पढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, वो आपको पढ़ना चाहिए। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला चैप्टर है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और इन्फ्लेशन से रिलेटेड या पॉवर्टी से रिलेटेड इन सब से जो चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए। तो आपका वहां से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो फिर एक चीज जरूर पता लग जाएगी कि इस गिवन टॉपिक पे जो है आजकल हमारा करंट में डिबेट कहाँ जा रहा है। और कई बार ऐसा ही होता है कि यूपीएससी में अगर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके डेफिनेशंस में अगर कुछ चेंजेज आ गए, सपोज एम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट पहले कुछ और था, जीडीपी का मेजरमेंट पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो यूपीएससी ये या एंट्रेंस में ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कि आप कितना अपडेटेड हैं, क्या क्या चीजें जो है अब
कंसिडरेशन में आ गई। ठीक है, इसके बाद ये है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको देखने हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको 1 साल के नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लास्ट 3 इयर्स का जो है आपको गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें से आपको टिक लगा लेना है कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स मुझे देखना है, जो मेरे सिलेबस के इस पार्ट से या जनरली कनेक्ट हो रहा है। तो आप यूपीएससी का भी जब आप पीवाईक्यू करोगे इकोनॉमिक्स का, तो उसमें देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि इसी कैलेंडर ईयर के आए हों, पिछले कैलेंडर ईयर का भी आया है। तो आपको अगर 3 साल का लास्ट ईयर का स्कीम्स नहीं देख पा रहे, तो एटलीस्ट 2 साल का देखो, या ऐसे स्कीम्स देखो जिसका 5 ईयर कंप्लीट हो गया हो और उस पे डिस्कशन चल रहा हो कि वेदर इस स्कीम को हमको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी मेंस में जैसे उड़ान स्कीम्स आया था, है ना? जी इम्तियाज भाई। और ऐसी रिलेटेड स्कीम्स आपके पीटी में भी आया था। क्यों? क्योंकि उड़ान स्कीम का 5 साल अब खत्म हो ज्वाइन कर गया था लीजिए, और अब उसका मिनिस्ट्री में इसके बाद इवैल्यूएशन मयंक चल रहा सर था हैं या कि उसके बाद आगे इसको रिजवान हमको भाई, कैसे उनका नाम क्या कंटिन्यू है? करना है। तो इस प्रायोरिटी से, इस मेंटालिटी से आपको आपने कोई सोचना है पीपीटी या कि कुछ नहीं ये बनाया है अपने, क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ाएंगे, या कैसे नहीं। करेंगे? ठीक है? फिर इसके साथ-साथ आपको ऑनलाइन सर कुछ क्या समझाएंगे रिसोर्सेज़ आप भी इसमें? फ़ॉलो करने हैं। जैसे गवर्नमेंट का हम कई जगह से फ़ॉलो करते हैं करंट अफ़ेयर्स, लेकिन जो गवर्नमेंट का करंट अफ़ेयर्स का सोर्स है, वो हमारा है पीआईबी। फिर आरबीआई का आपको एक बार वेबसाइट चेक करना है कि कौन-कौन सी रिपोर्ट आई है और किस नाम से क्या-क्या आएगा? चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कौन-कौन से नाम फिर से बता रेगुलेशंस दीजिए आए क्या है? हैं। और फिर उसके बाद आपकी कई सारी वेबसाइट्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, तो वहाँ पे कौन-कौन से ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएगी। फिर नीति आयोग के वेबसाइट्स देखने हैं। नीति आयोग इतने सारे रिपोर्ट्स निकाल रहा है, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे चीज़ें चेक करना पड़ेगा। ठीक है? फिर उसके बाद मैं जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि 10 मिनट मुझे दिया गया है। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? मैं 6-7 डेज़ जो क्लासेस लूँगा, उसमें क्या-क्या डिस्कस करेंगे? तो डे 1 और डे 2 जो है हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। पहले दिन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, फिर दूसरे दिन हम कोशिश करेंगे कि जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंकिंग, फाइनेंस और इन्फ्लेशन, इन सब का जो है हम वहाँ डिस्कस कर सकें। फिर डे 3 बजट, फिर एक्सटर्नल सेक्टर डिस्कस करेंगे विथ पीवाईक्यू, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी बता चुका आपको कि इससे लगभग उस पार्ट से जो है एक एक आप इसको अलग ही सेक्शन मान लो कि यहाँ से पूरे-पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर आपका लास्ट में एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी, और अगर कोई मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो डे 7 में हम लोग कवर करेंगे। और बेसिक हम यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक आती हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ अपडेट वाली देखें, और अगर किसी को कोई ऐसा इश्यू है, तो वो बाद में मैसेज करे, क्लास के इन बिटवीन नहीं। और मैं अपने तरफ से ये चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, तो उसमें देखोगे कि ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन जो हमारे 10 से 15-16% तक क्वेश्चन रहते हैं, वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। जैसे हमारा नीर और रीर आ गया था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू बना के आपसे शेयर कर दूँगा, तो वो आप देख लेना। कई बार ये होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन में भी फँस गए, तो वो कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ था मेरे तरफ से, और आप आपके तरफ से अगर कोई इश्यू होगा, तो वो जो है चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर देना, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है उसको जो है धीरे-धीरे ये चीज़ें सॉल्व कर दें। तो ये है मेरे तरफ से, मैं फिर हैंड ओवर करूँगा तनवीर सर को। अजहर सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज़ रियली इम्प्रेसिव और बहुत अच्छी तरीके से आपने समराइज़ किया। दोस्तों, एक गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने सर का इंट्रोडक्शन आप सभी से नहीं किया, बिकॉज़ आप में से मैक्सिमम लोग अज़हर सर को जानते हैं। बट अगेन मैं बता दूँ सर, आप लोगों को कि अज़हर सर जामिया आरसीए में कई सालों से वहाँ पे
एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर बोलिए या कोऑर्डिनेटर बोलिए, एक पिलर की तरह उन्होंने आरसीए में रहे हैं और उनको जामिया आरसी के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। पैटर्न, क्वेश्चन, उन्होंने बहुत ही एक्सटेंडेड सपोर्ट वहां पे दिया है। तो और थैंक यू वेरी मच अजहर सर फॉर दिस प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। आई नीड परमिशन टू लीव। हाँ, गो अहेड सर। तो बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार विवेकानंद और कहीं नदी पार करने के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनके साथ साधु महात्मा आता है, एक बोलता है कि आप विवेकानंद हो? बोले जी हाँ विवेकानंद। बोले आप तो बहुत फेमस हो, ठीक है। तो विवेकानंद बोलते हैं हाँ। तो बोला कि मैं इस नदी को चल के पार कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो? तो विवेकानंद कहे नहीं। तो उस आदमी ने, जो साधु था, उसने नदी को चल के पार किया, ठीक है। विवेकानंद ने कहा वेट करो। वहां नाव आई, ठीक है, और नाव में विवेकानंद जी ने कहा बैठो, तुम भी बैठो, मैं बैठता हूं। तो दोनों ने फिर नाव से उस नदी को पार किया और 50 पैसे दिए दोनों के, विवेकानंद जी ने, ठीक है। तो लास्ट का जो अल्टीमेट इसकी लर्निंग ये है कि उसकी जो 15 साल की तपस्या से उसने जो रोड पे, उस पे नदी पे चलना सीखा, उसकी कीमत थी 55 पैसे। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे सिलेक्शन में रोल प्ले करता है कि तुम क्या मटेरियल पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, सारी चीजें आपसे कवर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं पॉलिटी के लिए क्या पढ़ोगे, आप लोग ये बताओ। आरसीए के लिए, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ोगे? बस लक्ष्मीकांत अकेली ऐसी बुक है जो पूरे 1 महीने में तुमसे कवर नहीं होगी। मत लिखो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत ही अकेली कवर नहीं होगी। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का सिलेबस करने बैठोगे तो वो भी कवर नहीं होगी। तो कोई सिंगल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो पहले सच से रूबरू बोलो। जो बच सुनते आ रहे हो ना, यूपीएससी के लिए ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो सब काम नहीं आएगा। पीटी 365 भी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की पढ़ने बैठोगे, एक अक्षर याद नहीं रहेगा 1 महीने बाद, ठीक है। सबके पास ना नोट्स होंगे, ठीक है, ना सबने तैयारी की होगी। तो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। फिर कैसे होगा? चलो, जिसके पास पेन कॉपी नहीं है जल्दी से ले लो, ठीक है। ये तो कहानी थी कि 1 महीने में कैसे नहीं होगा, 1 महीने में होगा कैसे, मैं वो बता रहा हूं। अब ऐसे थोड़े ना यार प्रॉब्लम बता के गायब हो जाऊंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा ना 1 महीने में होगा कैसे, वो भी तो मैं ही बताऊंगा ना। तो पेन कॉपी लिख लो। देखो, पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैं कुछ भी चीज बताऊंगा, मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज के लिए मैं कोई एडवाइस दे रहा हूं और आपकी फैकल्टी एडवाइस दे रही है, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, अजहर सर कुछ बता रहे हैं, तो अजहर सर का फॉलो करना, मेरा नहीं करना है। ये पहला डिस्क्लेमर है, क्योंकि आपकी जो कंसर्न सब्जेक्ट की फैकल्टी है उनको फॉलो करना है, ताकि आप उनसे लिंक कर पाओ, सिंक कर पाओ, ठीक है। अब जैसे करंट अफेयर के लिए बात करें तो ना तुम 1 महीने में हिंदू कर पाओगे, ना पीटी 365 हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई करंट अफेयर ऐसी बुक नहीं है जो तुम कर सको, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए जो मेरा ओपिनियन है उसमें आता है एसजीएफ, ठीक है। एसजीएफ आता है फॉरम आईएएस का, 3 महीने का क्वार्टरली आता है। तो 3 महीने के क्वार्टरली में 100 पेज होते हैं। तो 3 क्वार्टरली कर लोगे तो 300 पेज हो गए, जो कि कवरेबल है। अगर दिन में तुम 2 घंटे पढ़ो, 20 पेज कवर करो, तो 15 दिन में तुम्हारा मोटा मोटा 9 महीने का करंट अफेयर कवर हो सकता है, जिसमें से 2 की पीडीएफ मेरे पास पड़ी होगी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बात क्लियर हो गई? तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है? एसजीएफ कर सकते हो आप। एसजीएफ क्या है? छोटा है, शॉर्ट है, कंसाइज है। आवाज आ रही? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते? एसजीएफ आता है, मैं शेयर कर दूंगा आपके। फॉरम आईएएस का करंट अफेयर है बेसिकली प्री के लिए, तो पिछले 9 महीने का काफी रहेगा, तो यानी 3-3 महीने के 3 एसजीएफ हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं तनवीर भाई को दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? जैसे आपके पास, आपने पॉलिटी का एसजीएफ पढ़ लिया, ठीक है, जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर लिया तीनों से, तो विजन आईएएस की ऐप आती है, उस पे जाओ, पीटी 365 पॉलिटी का स्मार्ट क्विज होता है, 100 क्वेश्चन होंगे लगभग 90 to 100 के आसपास। तो वो क्विज लगा लो।
तो इससे क्या होगा, पॉलिटी से अगर कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। यहां तक कहानी क्लियर है। और दूसरा क्या कर सकते हो, स्टैटिक के लिए जैसे एक देशपाल के नोट्स हैं या आपके जो GS2 वाले सर हैं वो आपको नोट्स देंगे, तो जो भी कंसाइज वर्जन हो 35 से 40 पेज का पॉलिटी का, उससे ज्यादा हो तो मत पढ़ना, ठीक है। तो कम से कम में सारी चीजें कवर कर सकते हो, ऐसी चीज करना। इतनी बात क्लियर है। इकोनॉमिक्स के लिए अजहर सर जो पढ़ाएंगे वो बेस्ट है। अजहर सर को मैं पर्सनली जानता हूं बहुत अच्छे से, वो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को अगर ज्यादा लगता है तो वो एक काम कर सकते हैं, विजन आईएएस की ऐप डाउनलोड करो, उसमें स्मार्ट क्विज है PT 365, पॉलिटी का, हिस्ट्री उसका, इकोनॉमी का, इन सबके आप करंट अफेयर के जो मॉक टेस्ट है ना वो लगा सकते हो। SGF से पढ़ो, वहां से मॉक टेस्ट लगा लो, तो करंट अफेयर आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक अगर इकोनॉमिक्स में मैं रेफर करता हूं, विवेक सिंह की बुक है, उसका चैप्टर 1 और 4 जरूर देख लो। और उसके साथ साथ सादा भैया ध्यान से सुनो, ऐसा तो पूरी क्लास में ले जाऊंगा। 9 महीने का दे रहा बोल रहा हूँ भाई, मैं कर सकते हो तो 12 का भी कर लो, अच्छी चीज है, पर 9 महीने का मिनिमम कर लो। तो इकोनॉमिक्स का विवेक सिंह का चैप्टर 1 और 4 और उनके 450 MCQ की PDF आती है, सारी चीजें गूगल करोगे सब फ्री मिल जाएगी, ठीक है। चैप्टर 1 और 4 कंपलसरी है, 1 to 4 कर लो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो 2 चैप्टर मिनिमम कर लेना, 1 and 4, और 450 MCQ लगा देना। इसमें अगर अजहर सर को और एडवाइस देते हैं तो उनकी एडवाइस फॉलो करनी है। जिस भी सब्जेक्ट में मैं एडवाइस दे रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा कि जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं उनकी एडवाइस फॉलो करनी है, ना कि मेरी। बात क्लियर है। अच्छा, इन्वायरमेंट के लिए अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम है, उसको लगता है भाई विवेक सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, क्लास की नहीं है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए GS स्कोर का संपूर्ण करके आती है, तो वो आप देख सकते हो, उसमें इन्वायरमेंट काफी अच्छे से दिया होता है। तो सबसे मेन जरूरी क्या है कि आपको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सारे टीचर भी बताएंगे किस सब्जेक्ट के लिए कम से कम क्या पढ़ना है, तो वो जो सिलेक्टेड चीजें उतनी पढ़नी है। अब कैसे डिसाइड करोगे, अब तुम्हें सबसे पहला काम है कि ये देखो कि आपके एग्जाम में कितने दिन है, मोटा मोटा मान के चलो 30 दिन है, ठीक है। अब आप पर डे कितने घंटे पढ़ सकते हो, मान लो आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, तो 3×6 = 18, 180 घंटे हो गए, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको 300 पेज करंट अफेयर के हैं, तो 300 पेज करंट अफेयर के मतलब आपके 30 घंटे तो वहां चले गए। तो इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के घंटे कैलकुलेट करके रखने कि भैया इतने घंटे में ये कवर करना है, इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में मुझे मॉक लगाना है। आ रही बात समझ में। दूसरी चीज, आप ये सोचो मैं पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूं फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा जो ओपिनियन है, डे 1 से, जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, यानी कि आज से या कल से, जब से भी आप शुरू कर रहे हो, उसी दिन से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है। उसी दिन से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, चाहे 5 स्कोर आए चाहे 10 आए, बचा हुआ मॉक टेस्ट आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। और एक ऐसे डेली लिखना है। अब मान लो आपको 6 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे पढ़ना है ऐसे, तो आप 3 घंटे GS के लिए निकाल लो, 2 घंटे करंट अफेयर के लिए, 5 घंटे हो गए, 2 घंटे मॉक टेस्ट, जिसमें आपका ऐसे भी हो जाएगा, MCQ भी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे पॉलिटी के फॉरम आईएएस के स्टार्टिंग वाले जो पेपर हैं वो भी अच्छे हैं, जो आपका कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। ये सारी बुक UPSC PDF पे मिल जाएंगी, वेबसाइट का नाम है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज के पैसे नहीं देने, ठीक है। मॉक टेस्ट की भाई देखो ऐसा है, तनवीर भाई की एक बुक आई है, शायद वो आपसे शेयर करेंगे डिटेल, उसमें क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट काफी अच्छे हैं। CSET की मैं पर्सनली गारंटी लेता हूं क्योंकि मैंने खुद डाले उसमें क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्लास जिन लोगों ने आज मिस कर दिया उनको बता देना कल जरूर करें, सब्बीर सर की क्लास होगी एसए की, वो लाइफ टाइम आपके लिए अचीवमेंट है, तनवीर भाई के एफर्ट से सब्बीर सर आ रहे हैं, ही इज एक्सट्रीमली गुड इन एसए, आपको UPSC तक में काम आएगा, ठीक है। अब जैसे ऐसे आया था ना, यू कैन नॉट डाइव इन द सेम रिवर ट्वाइस, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं, वो सारे आपके सब्बीर सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो आप जाके, और दूसरा वो कल खुद आ रहे हैं पर्सनली, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। वेबसाइट का नाम है UPSC PDF और फ्री UPSC मटेरियल, उस पर सब मिल जाता है, सारे प्री के क्वेश्चन, सारे मेन के क्वेश्चन, कहीं कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, आपका और कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और तनवीर भाई कनेक्ट करा देंगे आपको, चाहे आपका एग्जाम क्लियर हो ना हो, UPSC हो, मैं आपके साथ लाइफ टाइम हम लोग जुड़े हुए हैं। तनवीर भाई का भी ये रहता है कि आपके साथ पूरे डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम खत्म हो गया, कोचिंग खत्म हो गया, आपको गाइडेंस चाहिए तो नहीं कर सकते आप। यूपीएससी पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर तनवीर से शेयर कर देंगे मेरा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग, आप अजय सर बता तो रहे थे 30। अच्छा एक और चीज है, अगर किसी को लगता है कि आपको 30 डेज में समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, कितने घंटे क्या पढूं, तो मुझे कल तक का टाइम दो, कल मैं पूरा शेड्यूल आपको बना के वो भी शेयर कर दूंगा कि कैसे एक महीने में सारी चीजें कवर की जा सकती हैं, ठीक है। बात क्लियर? किसी और का कोई डाउट है तो बताओ। थैंक यू वेरी मच मयंक सर। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग अपनी सेहत के लिए काफी ध्यान देते हैं, पनीर खाएंगे, चिकन खाएंगे, है ना, वेज में ही बहुत सारी चीज खाते हैं ताकि ताकत हो और हमारे में एनर्जी आए। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें कमजोरी महसूस होती है और सम टाइम क्या होता है कि हमें सप्लीमेंट लेना होता है टू फिट आवर सेल्फ, और हमें अपने एनर्जी मिले इसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं। तो मैंग सर ने जो बताया है वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगा आपके लिए, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन। सर को लाने का यह मकसद था कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ऊपर ऊपर नहीं, गहराई में जाके लॉजिकल चीजें बताना, आपको अंधेरे में ना रखा जाए, आपको रूबरू कराना रियलिटी से, और एक ऐसा रास्ता दिखाना जो आपकी मंजिल की तरफ आपको आसानी से ले जा सके। ये होती है एक मेंटोर की क्वालिटी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। एसजीएफ मैगजीन का जो लिंक है वो हम भेज देंगे, शेड्यूल भी सर शेयर करेंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और अब मैं इनवाइट करूंगा रिजवान सर को। आप में से कई लोग रिजवान सर को जानते हैं, सो मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। देखिए, वो बहुत सारी चीजें हैं जो मयंक सर ने या फिर अजहर सर ने या तनवीर सर ने ऑलरेडी आप बच्चों को बता दी है। मेरा अपना पर्सनली ये है कि जैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर हम जामिया आरसीए के लिए क्या पढ़ें, हम जामिया आरसीए के लिए कहाँ से पढ़ें, या जामिया आरसीए के लिए जो अभी कम टाइम है उसमें कैसे पढ़ें। अब कहाँ से, कैसे और क्या, इसी चीज का जो एक कंबाइंड सॉल्यूशन है वो तनवीर सर ने कोशिश की है आप बच्चों के सामने लाने की। जैसे कि स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट मयंक सर ने बहुत अच्छा रेज किया था कि ऐसा नहीं है कि हम इस एक महीने में आपको स्क्रैच से लेकर और एंड तक हम पढ़ा देंगे। अगर ऐसी वाकई में आप लोगों की उम्मीद है, ऐसी आपकी, तो वो अनजस्टिफाइड है आप लोगों को। लेकिन ये हमारी साइड से कमिटमेंट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा इंडिविजुअल फैकल्टी का, वो उसमें आपको उतना जरूर बता देंगे कि आप वहां एग्जाम में ऐसा फील नहीं करेंगे कि जैसे आप लॉस्ट हैं। तो इसी कोशिश के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं। अब जैसे स्टार्ट किया था अजहर सर ने, उन्होंने पूरा प्लान बताया, फिर आपका मयंक सर ने बताया। मैं मयंक सर की बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो उन्होंने करंट अफेयर की सोर्स बताई है। ऑल्दो जो एसजीएफ है, एसजीएफ बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज है, लेकिन उससे भी एक छोटी सोर्स है और उसका नाम है आतिश माथुर। आतिश माथुर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनकी करंट अफेयर की मैगजीन है। पूरे साल का करंट अफेयर 112 पेज में है, जिसको आप एक्सटेंसिवली जामिया के लिए और यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि तनवीर सर किसी तरह से टाइम निकालें कि मैं एक्सटेंसिवली करंट अफेयर पे भी सेशन ले सकूं। मैंने उस मैगजीन को अच्छे से पढ़ लिया है और उस पर मैं कुछ शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। फिलहाल मैं पॉलिटी के लिए हूँ यहाँ पर, तो मैं पॉलिटी का आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब जैसे कि आपके सबके सामने एक सोर्स होती है, दैट इज लक्ष्मीकांत। अब यहाँ हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे एटलीस्ट एक बार लक्ष्मीकांत से गो थ्रू होंगे, और कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जिन्होंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, तो वो भी ना घबराए। मैं अपना जो भी मेरे सेशन एलोकेटेड हैं, 5-6 जो भी सेशन हैं, उसमें मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में चलते हुए आप लोगों को कोशिश करूंगा ये समझाने की कि किस तरह से आप पॉलिटी में, जैसे अजहर सर ने बताया था कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंडियन पॉलिटी का ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप स्टैटिक पोर्शन को करंट से जोड़ते हुए वहां उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत कम टाइम में।
जैसा कम टाइम है उसी में मैं ये कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। अब बीच बीच में एक बच्चा है जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सिर्फ स्टैटिक पढ़कर हम एग्जाम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल मुझे दिखाता है कि जो बच्चा है वो एकदम नया है, जिसे ज्यादा चीजें पता नहीं है। तो आप जो है ना कभी भी एक पोर्शन को ऑल टुगेदर छोड़ नहीं सकते हैं। आप कैसे मतलब ये कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर के पूरे पोर्शन को छोड़ दें। तो होता यह है कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ अवेयरनेस, जैसे आप मयंक सर ने बताया था 300 पेज, मैंने उसको भी कम कर दिया 112 पेज। अगर आप इसको भी छोड़ के जाना चाहें तो फिर आरसीए आपके लिए एक सही जगह नहीं है। आरसीए क्या, यूपीएससी भी एक सही जगह नहीं है। तो फिर जब इतना ज्यादा मतलब आदमी कर ले के बिल्कुल ही हम कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या 6 to 12 की एनसीईआरटी, देखिए वो डेफिनेटली मस्ट है, लेकिन हमें देखना यह है कि क्या हमारे पास टाइम है अभी। तो आपको जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे आप, तो तब आपको एनसीईआरटी वो पढ़नी होगी। लेकिन फिलहाल जो ये है, अभी आपको इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़नी होंगी जो आपके मेंटर्स बताएंगे आप लोगों को। तो जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा है वो 112 पेज वाली मैगजीन, वो मैं तनवीर सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो मेरे साइड से देखिए मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बस यही चीजें थी। अपनी साइड से मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि जब आप मेरी क्लास करके आप वापस जाएंगे और आप पेपर के अंदर बैठेंगे तो आपको दिल से आपकी दुआ निकलेंगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सर ने इस तरह से समझाया रहा था। या और मैं मतलब इस चीज को एग्जाजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं अपने कॉन्फिडेंस से इस चीज को बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि आप जब पेपर देंगे तो आपके दिल से दुआ निकलेगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बताया गया था। तो जितना भी मुझे टाइम मिला है उसमें मैं ये कोशिश करूंगा पूरी। और बाकी यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए थे कि क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे ये टेस्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली वो दे सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन दे हैव टू प्रोड्यूस देयर मार्क्स, देयर डिग्री एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। एक चीज। दूसरा, कुछ बच्चों ने कहा रोड मैप एंड स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई द आरसीए एग्जाम। देखिए सिर्फ आपके दिमाग में अगर आरसीए है तो आप छोटा सोच रहे हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं यूपीएससी की किस तरह से तैयारी करूं। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, आप पेपर दोनों साइड बाय साइड रख कर देखिए कि एक तरफ तो आपका जामिया आरसीए का पेपर है, एक यूपीएससी का पेपर है, और आप दोनों में डिफरेंशिएट करके देख लेना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको आरसीए की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी में ऑलरेडी आपकी जामिया आरसीए की तैयारी हो जाएगी। अब जो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं उसको सुनिए और मेरी साइड से खत्म हो जाएगा। मयंक सर ने कहा आपसे कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तनवीर सर की कोई बुक आने वाली है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको उसी बुक से लगाने हैं, आपकी कोई भी सोर्स हो, एंड दिस इज जनरल फॉर द यूपीएससी ऑल्सो, कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट। जब आप एक टाइम बाउंड मैनर में आप टेस्ट लगाइए, किसमें, टाइम बाउंड मैनर में बैठकर आप टेस्ट लगाइए, और फिर पेपर को इस तरह से एनालाइज कीजिए कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए। अब जो गलत है, गलत को आप ये देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन मेरा फैक्चुअल की वजह से गलत हुआ है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की वजह से, क्या ये क्वेश्चन मेरा किसी कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए बिल, क्या हर बिल को रिजर्व कर सकता है। अब आपको लगे क्या हर बिल को रिजर्व करना कंपलसरी है। अब हो सकता है फैक्चुअली आपको लगे कि दैट ही कैन रिजर्व, बट क्या हर बिल को कंपलसरी है, वो आपका आएगा आपको कॉन्सेप्ट से, आपके रिवीजन से, कि नहीं, जब हाई कोर्ट की पावर को कुछ चेंज किया जा रहा है तो इन दैट केस इट बिकम्स नेसेसरी और मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करना है कि क्या वो जो गलत हुआ है वो फैक्चुअल की वजह से गलत हुआ है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल की वजह से गलत हुआ है, क्या आपकी ओवरऑल रिवीजन की कमी है। जिस दिन आप आराम से, तमीज से और ईमानदारी से बैठकर इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, उस दिन आप ऑटोमेटिकली एक सही रास्ते पे चल देंगे और आपकी जो ये जर्नी है, ये तैयारी है, ये काफी आसान हो जाएगी। बस ये मेरी साइड से था, इसके अलावा मुझे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताना है। बाकी
आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कभी कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब जैसे बच्चे पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए सोर्स, मयंक सर ने बता दिया यूपीएससी मटेरियल .com है, या पीडीएफ यूपीएससी पीडीएफ है, या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं, आप वहां से कर लीजिएगा। वहां से आप लोगों को ये सारे मिल जाएंगे, या हम कोशिश करेंगे कि हम ही ग्रुप में उसको शेयर कर दें। थैंक यू। रिजवान सर, आपने एक बात कही थी कि जब बच्चे एग्जाम देंगे तो इंशाल्लाह कि वो आपको दुआएं देंगे। मैं आपको अभी इस जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, इसके बाद मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ। गॉड ब्लेस यू रिजवान सर, इट वाज रियली स्प्लेंडेड एंड थैंक यू वेरी मच सर। परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच तनवीर सर, एंड greetings of the day everybody. Thank you for joining this platform. I think you all are very blessed to cross paths with V2 Media and Tanveer sir, because सबसे ज्यादा important चीज जो आपकी जर्नी में है वो है राइट गाइडेंस, राइट। और वो राइट गाइडेंस को अनरेवल करने के लिए लोगों के कितने इनिशियल इयर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इवन दो इट इज अ 1 month प्रोग्राम, और आपको जैसे डिस्क्लेमर्स दिए गए कि आप कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और कितना नहीं, आई पर्सनली फील कि ये 1 month बहुत ही इम्पैक्टफुल होंगे, एंड बहुत ज्यादा आपको एक सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा जो अदरवाइज आपको मिलना मुश्किल होता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक्सेस मिल रहा है टू द राइट पीपल, which in itself is challenging. For that you have to probably move cities and what not. आपको बहुत मुश्किल से करेक्ट लोगों का एक्सेस मिला होता। तो ये चीज को आप बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे अगले अपकमिंग 30 days में। एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ वेरी मैच्योर क्राउड, तो उस तरह का बिहेवियर भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी कुछ बहुत जेन्युइन क्वेरीज हो सकते हैं कि जैसे पीडीएफ हिंदी में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा भी कि नहीं, एंड अदर थिंग्स। बट आपको सारी चीजें जैसे मयंक सर और तनवीर सर ने कंफर्टेबल करवाया, तो वो सारे आपके इश्यूज होपफुली एड्रेस हो जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट पेटी इश्यूज, एंड यू हैव टू पुट योर एंटायर फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। तो वेरी वेल क्यूरेटेड प्रोग्राम। अभी आपका काम सिर्फ एक ही है कि आप इस प्रोग्राम को जितना हो सके इम्प्लीमेंट करें और अपनी तरफ से इनपुट्स दें, ठीक है। So I have been allocated 5 minutes. We will be meeting in the allocated dates and timings. But आज के 5 मिनट में मैं आपको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे तो काफी लोगों ने अब तक के हाईलाइट कर ही दिया है, तो आई डोंट हैव टू रीएम्फसाइज। और ये एक ऐसी स्किल है जो आप अगर अभी से सीखना शुरू करें तो दिस विल बी अ स्किल फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। भले आप स्टेट सर्विसेज का सोच रहे हो, आप यूपीएससी का सोच रहे हो, आपको एक स्किल डेवलप करनी है और वो आपकी स्किल अभी से शुरू हो रही है डेवलप होना, विच इन इटसेल्फ इज वेरी रेयर। आपको उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस 15 days में काफी चीजें डिस्कस करेंगे। आपके कुछ मिथ्स हो सकते हैं, आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं कि अरे मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं आता, शायद मैं हिंदी मीडियम से हूँ, उर्दू मीडियम से हूँ, इंग्लिश में इवन दो आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम में कन्वे नहीं कर पाती या कर पाता। तो आपको इस चीजों की जो अननेसेसरी जो मिथ्स और फियर्स है हम लोग उसको डिबंक करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज, कितना ज्यादा है और उसको कितना उसका फियर लेना है नहीं लेना है। तो पहले तो हम लोग फियर को हटा देंगे, ठीक है। दूसरा, हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर बात ही नहीं करते। आपको एक मल्टी डिमेंशनल और एक इन डेप्थ थिंकिंग डेवलप करनी है, ओके। तो मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग आपको ओवरनाइट आ सकती है क्या? आप खुद अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि बीइंग एट द स्टेज दैट यू आर इन एज अ कॉलेज स्टूडेंट, आप अभी से मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं तो आप अपनी ये जो ब्रेन का यूजेज है आप इसको डेवलप करें, ऑलराइट। तो आपको हर चीज को एक मल्टी डिमेंशनल एंगल से अब से सोचना शुरू करना है। वही आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी पर्सनैलिटी वो आपके पेपर्स में रिफ्लेक्ट होंगी। तो दिस इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, दिस इज प्रोसेस। तो आज के सेशन में आप ये टेक अवे लीजिए कि हर चीज को एक इन डेप्थ और एक मल्टीपल एंगल से सोचना सीखिए। अब मल्टीपल एंगल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपल सोचिए, आप यूपीएससी का सिलेबस आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी भी देख लीजिए। यूपीएससी सिलेबस को आप देखिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अभी सर इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका एक मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग हो गया कि आपने एक सब्जेक्ट्स के लेवल पे सोचा। दूसरा मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग आपका क्या हो सकता है? वन इज सब्जेक्ट लेवल पे आप सोचना शुरू कीजिए। अच्छा, अगर कोई मैं इशू आपको रैंडम दे रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, तो इस लेवल से आपको सोचना है, दैट इज ए, ठीक है। दूसरा आपको स्टेक होल्डर लेवल पे सोचना है। ये जस्ट मैं एक वेरी शॉर्ट वे में बताऊंगी, ऑफ कोर्स वी विल बी मीटिंग इन द सेशंस। स्टेक होल्डर लेवल मतलब क्या? एज अ स्टूडेंट इसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, एज अ पेरेंट,
एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, ठीक है, एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट अ लोकल लेवल, ठीक है। तो ये मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग आपको डेवलप करना है। और भी कई पैरामीटर्स है, कई फ्रेमवर्क्स है जिस पर आप मल्टी डिमेंशनली सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। अब हम आएंगे ऐसे के मेन कंपोनेंट पे कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 15 days। फर्स्ट डे विल बी अ सेशन बाय शब्दर सर, जिसमें आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग और व्हाट इज इट दैट, आपको एक फ्रेमवर्क मिले, आप किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं एकदम। इफ समवन इज कंप्लीटली अ बिगनर तो उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वैल्यू दिस अ लॉट बिकॉज ही इज वन ऑफ द रिनाउंड फैकल्टीज और आपको इतना इजी एक्सेस मिल रहा है, तो आप इनके सेशन को बहुत सीरियसली लेंगे। जो जो वो इनपुट्स दे रहा है आपको ऑफ कोर्स एक नोट और पेन के साथ बैठना है, एंड यू हैव टू नोट एवरीथिंग डाउन, ठीक है। सो दिस विल बी योर प्लान फॉर द फर्स्ट डे। सेकंड और थर्ड डे पे क्या होगा, आई विल बी टेकिंग दो सेशंस। उसमें हम लोग एक अगेन अप्रोच डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल और नॉन फिलोसफिकल एसेज का, ठीक है। और थर्ड चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जिसमें क्या होंगे वो टॉपिक्स कहाँ से हम उठाएंगे, PYQs। PYQs का फुल फॉर्म ये एक्रोनिम में बार बार यूज करूंगी, प्लीज इसको याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। Previous year questions are the gold mine. If you're preparing for any exam, you have to have a very good understanding of the previous year questions. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं 25-26 डेज में किस तरह से मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग भी डेवलप करूं, और मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे आपका काम आसान कर देंगे। हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि यूपीएससी कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा उससे आपको एरियाज का आइडिया लग जाएगा कि एरियाज क्या है। एरियाज आर क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक एरिया आपका होता है विमेन, दूसरा एरिया होता है आपका इकोनॉमी, कुछ एसेज है फेडरलिज्म पे। तो जैसे ही मैं आपको ये लिस्ट बताऊंगी ना, आपके बहुत सारे फियर्स एलिविएट हो जाएंगे, क्योंकि हमको एक क्लियर कंसाइज टॉपिक लिस्ट मिल जाएगा जिसपे हमको प्रिपेयर करना है। तो हमारा काम बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ से आगे। शायद मुझे ये चीज बहुत पहले पता होती तो मेरा प्रोग्रेस और फास्टर होता, ठीक है। बट यही चीज मैं कह रही हूँ, आपको वैल्यू करना है कि आपको ये जो एक टॉपिक्स का एनालिसिस मिलने वाला है, उससे आपका एक ह्यूज जो कहते हैं एक ओशन ऑफ नॉलेज है, एक ओशन है जहां पर आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे एंड सो मेनी थिंग्स, एंड आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल एट 20-21 इयर्स ऑफ एज। तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे बस अब इस टॉपिक पे पढ़ना है, ठीक है। आज का टास्क सिर्फ मुझे एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ना है, 5-6 डायमेंशन से पढ़ना है। मुझे इस इशू पे कुछ कोड्स को कलेक्ट करना है, उसको मेमोराइज करना है और उसको रिप्रेजेंट करना सीखना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 days। फिर अगले 2 दिन आपको जब लगता है ठीक है, आई हैव डेवलप्ड अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द एनवायरनमेंट इज, यू विल मूव टू द इशू ऑफ पेट्रियार्की, विमेन एक्सेट्रा। उस पे आप नेक्स्ट 2 to 3 days देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको कुछ और टॉपिक पता लगेगी, उस पे आप 2 से 3 दिन देंगे। तो इस तरह से हम टास्क को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो यू आर सिंप्लीफाइंग योर टास्क, यू आर ब्रेकिंग द एंटायर कॉम्प्लेक्स, आपका जो रूबिक्स क्यूब था उसको आप तोड़ रहे हो, और आप उसके अंदर से एक बड़े से टास्क में से आप एक छोटा सा एलिमेंट उठाओगे, फिर उसका भी एक छोटा सा आप एलिमेंट उठाओगे, और फिर उसको आप मास्टर करने की कोशिश करोगे। And this will be applicable throughout all your subjects. You don't have to look at this and get scared. Your task is only execution. तो आप एग्जीक्यूशन की फिक्र करें, और एग्जीक्यूशन में आपका काम बहुत सिंप्लीफाई हो गया बिकॉज यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट। So you just have to implement the plan well. We are explaining you the 80-20 rule. We are trying to tell you कि ये areas है, बस इसको आप prepare करके जाए। तो of course आपको कुछ solutions भी हम provide करेंगे, कुछ hand holding और कुछ content आपको हम provide कर देंगे, बस आप उसको फिलहाल के लिए implement कीजिए, ठीक है। आप उतनी टॉपिक्स पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और आपका अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, and if you have decided that every day you want to get 1% better, so I'm sure in the upcoming 15 to 25 days you will develop, you will in fact be much better, and you will be far ahead of the rest of the crowd, ठीक है। तो just you focus on implementation, you focus on getting 1% better, ठीक है। और सारा आपको deconstruction themes प्लस कितना सारा कंटेंट जो अदरवाइज मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको अपने खुद की कंटेंट, अपनी खुद की नोट्स प्रिपेयर करनी होती है। तो ये सारी चीजें हम हमारी तरफ से हैंड होल्ड करेंगे, बट आपका इनपुट उससे ज्यादा रेलेवेंट है। आपको बहुत मेच्योरली बिहेव करना है। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स द प्लान, एंड द बॉल विल बी इन योर कोर्ट आफ्टर दिस। तो आपको आपकी चीजों को आगे लेके जाना है।
And the final thing I want to tell you, and after this I'll close, environment itna matter nahi karta, whether you get into Jamia, whether you don't get into Jamia. That is, of course, there is a huge relevance. We will not usko sideline nahi karna hai. But jab tak aapka nahi hua hai, to aap ye cheez ek thought process में नहीं रह सकते. If I land at this place, तो ही मुझे किसी तरीके का सक्सेस मिलेगा. आपको खुद एनवायरनमेंट बिल्ड करना है. ओके, आपको खुद वो मेच्योर थिंकिंग, वो डिसिप्लिन बिल्ड करना है. एंड द प्लेस इज इमटेरियल, एंड लाइक राइट नाउ वी आर कनेक्टिंग ओवर Zoom और Google Meet. So that in itself is the power of technology. जो आप जहां पर भी बैठे हैं, बस आप अपने आप को बेहतर बनाएं and keep working towards your goal with that thought process. तो limitations को ना सोचते हुए आप जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर काम कीजिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच जुबिया मैम. आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एनवायरनमेंट खुद बनाई जाती है और खुद बनानी है आप लोगों को. आप ये मत सोचिए कि जामिया आरसीए चले गए तभी आपको यूपीएससी होगा. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो भी उनका सिलेक्शन होता है. बट ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेटर एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप, एवरीथिंग वहाँ पे मिलेगा. और दोस्तों इस पूरे सेशन में सबसे ज्यादा जो क्लासेस होंगी वो एसी की ही होंगी. एंड थैंक्स वंस अगेन जुबिया मैम कि आप अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम इसके लिए दे रही है. थैंक यू वेरी मच. इम्तियाज सर के बारे में छोटी सी ब्रीफ मैं देना चाहूंगा. इम्तियाज सर ने कई प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी एज ए फैकल्टी रह चुके हैं, 24/7 अड्डा और जामिया आरसीए में वो आई थिंक 2-3 कितने साल रहे थे सर इम्तियाज सर? 3 साल. और अभी 2 महीने पहले वहां से वो उन्होंने छोड़ा है. सो ही हैज द होलिस्टिक एक्सपीरियंस. सी सेट में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जा सकती है, सी सेट में क्या हो सकता है. सो एनीवेज मैं नहीं बताऊंगा, सर खुद ब्रीफ करेंगे अपने सेशन में. इम्तियाज सर गो हेड. ओके सर, थैंक यू सर. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे मैं 4 से 5 साल से सी सेट पढ़ा रहा हूँ और लगभग मैंने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं या ऑनलाइन में शायद आप अनअकैडमी के सारे चैनल पे देखेंगे तो वहां पर आपको मेरे सी सेट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे. आप स्टडी IQ में देख लीजिए, अड्डा 24/7 में देख लीजिए. तो मैंने लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे, आपका टेक्स्ट बुक है वहां पे भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ. तो दोस्तों पिछले 3 या 4 साल से सी सेट का जो सबसे पहले सोल्यूशन यूट्यूब पे है वो लगातार मैं रख रहा हूँ. 6:30 बजे हमारा सोल्यूशन भी आता है. अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 25 का, उसका भी सबसे पहले सोल्यूशन मैं ही रखूंगा और वो किस प्लेटफॉर्म पे आता है वो हम देखते हैं. तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों सी सेट को लेके, तो जब से सी सेट के पेपर को क्वालिफाइंग किया गया है 2019 के बाद सी सेट के पेपर का लेवल टफ किया गया है. इसके पहले सी सेट को पास करना बड़ा आसान होता था. जब से क्वालिफाइंग नेचर किया है तब से टफ किया गया. और टफ करने के पीछे मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है. अगर आपको यूपीएससी, अगर मैं यूपीएससी के बाद में जामिया को लेके आ रहा हूँ, यूपीएससी में अगर सी सेट के पेपर को अगर टफ करना है तो वो नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वेटेज 12 से 13 क्वेश्चंस का बढ़ रहा है. एंड आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पहले नंबर सिस्टम में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब क्या है उसी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में दिया जा रहा है. तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो अगर यूपीएससी को पेपर को अगर टफ करना है तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज बढ़ाएगा, नंबर सिस्टम का वेटेज बढ़ाएगा, डेटा सफिशिएंसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, और रीजनिंग का वेटेज कम करेगा. मैथ्स के वेटेज जो है वो ज्यादा करेगा. जो मैथ्स का अगर मैं अपने हिस्ट्री में बताऊं, सी सेट का जो सबसे टफ पेपर था 2023 का, उसमें आपको 42 से 45 क्वेश्चंस मैथ के थे, रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चंस थे, और जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो फिक्स है, हर साल फिक्स है. उसका रेंज 26 से 28 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. तो ये जो 3 सेगमेंट्स है आपके, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर उसी को पैटर्न को देखते हुए हमारा यहाँ पे जो 10 दिन का क्लास है, इस 10 दिन के क्लास में दोस्तों हम जो कवर करेंगे, आपका जो नंबर सिस्टम है, आपका डेटा सफिशिएंसी है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके साथ साथ हम जो भी पढ़ाएंगे उस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा. ठीक है. तो सी सेट का जो जामिया आरसी में हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस आते हैं. 20 क्वेश्चंस में अगर आप, मेरा मानना है कि इस 10 डेज में
हम 15 से 18 क्वेश्चंस बड़े आराम से सही कर लेंगे। अगर मैं पिछले 2-3 साल जामिया आरसीए के पेपर को देखूं तो 2 से 3 आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, और 10-11 क्वेश्चंस 10 to 11 क्वेश्चंस आपका मैथ पूछा जाएगा। मैथ में आपको जो बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करना है, नंबर सिस्टम को कवर करना है दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कवर करना है, और इसके साथ साथ ही ये जो आपके बेसिक हैं, अगर आपने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ लिया, मैं पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं, अगर पूरे मैथ्स में आपने परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से पढ़ लिया तो और जो भी आपके चैप्टर बचे हैं जैसे टाइम एंड वर्क है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके रेशियो एंड परसेंटेज को क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच होगा वो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और खास करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी बेस पे हमारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप रखिएगा, मैं जरूर देखूंगा कि अगर मैं जवाब भी दे पाऊं। तो यहाँ पे हम तीनों सेगमेंट 10 डेज में कवर करेंगे दोस्तों, मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके साथ इस 10 डेज में जो हमने 2 डेज रखा है वो डेटा सफिशिएंसी के लिए रखा है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं, जो अगर मैं पिछले 3 साल के पेपर को अगर देखूं तो मैं बता रहा हूं आपको, और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मैथ्स का। सर निगेटिव सिस्टम सी सेट के टोटल क्वेश्चंस जो होंगे बेटा वो 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस जो है, जो वेटेज है वो 20 क्वेश्चंस है, जामिया आरसीए में 20 क्वेश्चंस है, और इसमें तीनों सेगमेंट्स आएंगे, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। जो हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट होगा वो हमारा नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, और सी सेट की क्लास देखना इस 10 डेज में हम बिल्कुल बेसिक से तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए प्लीज आप तैयार रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं नेचुरल नंबर बताऊं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो वो सारी चीजें तो पॉसिबल भी नहीं कि 10 डेज में हम कवर कर पाए, है ना। हाँ, बट अप्रोच आपको जरूर मिल जाएगा कि अगर हम नहीं भी जानते हैं तो कैसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ये अप्रोच आपको जरूर मिल जाएगा। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के लिए हम 2 या 3 क्लास में हम देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया। अगर मैं यूपीएससी को देखूं, यूपीएससी के हिसाब से देखे तो क्यूब वाले क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है कि क्यूब को हम अच्छे से करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आप देखें, 4 क्वेश्चंस आपके 2024-23 में भी पूछे गए, तो क्यूब वाले क्वेश्चंस को हम रीजनिंग में बहुत अच्छे से कवर करने वाले। बाकी 1 या 2 डेज में जो ये छोटे छोटे हमारी रीजनिंग के चैप्टर हैं वो खत्म कर देंगे। ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कैलेंडर, आपका रैंकिंग सिस्टम्स, आपके पजल्स हो गए, आपका कैलेंडर हो गया, ये सारा कवर कर लेंगे। हाँ, आप वैसे भी सी सेट की क्लास अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे, चाहे कोई भी चैनल हो ऑनलाइन, तो वहां मेरे आपको लेक्चर जरूर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है पहले से भी कुछ लोग क्लास जहां पे मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूं लोगों ने किया है क्लास। मैथ्स में अगर आप वीक हैं बेटा, तो मैथ्स में देखिए एक बात मैं फिर से बता दूं कि जो यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चंस की पेपर का पैटर्न है अभी तक, आई थिंक आप भी सभी लोग एग्री करेंगे कि जो सी सेट की बुक्स है, चाहे वो हम सिंगेज की बात कर लें, चाहे वो हम अरिहंत के बुक्स की बात कर लें, उस पैटर्न को मैच बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने सिंगेज की बुक्स सी सेट की कर ली या अरिहंत की बुक्स मैंने सी सेट की कर ली तो हमारा यूपीएससी सी सेट का सिलेबस तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन सी सेट यूपीएससी का है उस लेवल के क्वेश्चंस अभी तक किसी बुक्स में नहीं है। तो आपको मैं डीपीपीस के फॉर्म में मेरे खुद से बनाए हुए, अगर आप 2025 प्रीलिम्स का भी एग्जाम दे रहे हैं तो मैं सर को शेयर कर दूंगा, आप उस डीपीपीस से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेटा सफिशिएंसी है, वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं कि A3BC + 2 XYZ को हमने ऐड करके 3DD बना दिया तो D-A क्या होगा, उस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो सारे आपको डीपीपीस के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा क्लास ली जाए, ज्यादा से ज्यादा क्लास ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 10 डेज में आपको ये मैं जरूर कह रहा हूं कि 20 में 15 से 16-17 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सही कर लेंगे, इतना आपको जरूर पढ़ा दिया जाएगा।
क्लासेस बिल्कुल बेसिक से नहीं होंगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ प्लीज, बिल्कुल बेसिक से नहीं होंगी, वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 12 से 14 घंटे में बिल्कुल बेसिक से कराएं। हाँ, बट आपका एक अप्रोच, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे सामने रखा। जी और सर जी ये सर। की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बड़ी, बे- नॉट ओनली जी फॉर जी जी जामिया सर, आरसीए, मैं पूरी हाँ जी जामिया मैं आरसीए के लिए नहीं, बट प्री आप जानते हैं कितना घातक है सीसेट की वजह से। अगर सीसेट जी नहीं जी है तो प्री आप यूपीएससी हाँ, भूल जाओ। तो आप देखिए सी सेट को लेके जिनका मैथ्स वीक है, एकदम डरना भी नहीं है डरना दोस्तों, नहीं, मैं यूपीएससी करेक्ट की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। और इतना आपको वो केयरलेस भी नहीं होना है ना, केयरलेस भी नहीं होना है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो 3 से 3.5 महीने में सी सेट की बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अगर आपने मैथ्स का एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है तब भी तैयारी हो जाती है, और अच्छे से लोग पास कर लेते हैं। लेकिन वो पूरा सिलेबस 3 से 4 महीने का होता है। नहीं, हमारा प्लान था दोस्तों कि हम 3 महीने का रखते क्रैश कोर्स आप जी लोगों के लिए, सीसेट जो बच्चे दे रहे हैं प्री, बट हो नहीं जी पाया। जी। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर चीजें अच्छी रही, सब चीज रहा, तो हम जरूर लॉन्च करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक्स सो मच, थैंक्स। थैंक यू। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो सीधे सीधे आ गए थे जो मैंने जो टॉपिक था। तो इस बार मैंने इसको देखा है, तो इसमें ये देखिए, इसमें मैंने 3 इयर्स का लगभग आपका 3 इयर्स का हम क्वेश्चन एनालिसिस को थोड़ा सा इसमें रखे हैं ताकि आप लोग इजीली ये 2022, 2023 और 2024 को मैंने इसमें रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो 2024 में कुछ ट्रेंड बदला है। इससे पहले देखिए तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 15 क्वेश्चन आए ये 2000। उसी तरह से देखिए तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा है, 16 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से 10 के आसपास आता है, 10 to 15 के बीच में ज्योग्राफी होता है। और उस तरह से देखिए तो सोशल इश्यूज में उसी तरह से सीसेट तो आप जानते हैं कि लगातार 20 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। तो ये मैंने 2023, 24 और ये 24 का पूरा एनालिसिस मैंने किया है कि आपको इसमें क्लियर पता चले। और इस तरह का एनालिसिस आपको जो अभी तनवीर सर बता रहे थे उनके बुक में भी मिलेंगे, क्योंकि उस बुक में भी इस तरह का एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में जो मेन टॉपिक है, जो खास करके जामिया आरसीए और जामिया आरसीए ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में भी इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसमें माउंटेन के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। उसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी में आप देखेंगे सोलर रेडिएशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, प्रेशर बेल्ट है, ये सारी जितनी चीजें इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से देखेंगे तो ओशनोग्राफी में हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर कंपोजिशन ऑफ ओशंस, यानी जो हमारा ओशंस है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, इस पे आपका आता है। उसी तरह से देखेंगे मैप से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन। इवन समझिए कि ये जो नया ट्रेंड मैप पे चला है वो यूपीएससी में भी पूछा जाता है और सेम टू सेम जामिया आरसीए में पूछा जाता है। उसी तरह से देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली मिनरल्स रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके। उसी तरह से हम देखेंगे तो इंडियन वेजिटेशन टाइप में इंडियन के बारे में पूछा जाएगा, फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा और क्या टाइप है उसके बारे में। उसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं जितने भी रिवर सिस्टम्स हैं उसके बारे में भी आपसे ये पूछे जाएंगे। तो ये, और फिर फाइनली आपको इंडियन एग्रीकल्चर में बेसिकली वेरियस क्रॉप्स पूछा जाएगा, जैसे कि एक बार टी के बारे में पूछा गया था। अगर आप पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन आप देखेंगे आरसीए में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, ये आपको पूछा था कि माइनर टेक्टोनिक प्लेट। अब जैसे आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पूछता है तो माइनर क्या है, मेजर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है। तो इसमें ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब ये देखिए आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जामिया आरसीए का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए इसका आंसर जो था वो आपको सी था। तो अब आप देखिए कि इसमें माइनर क्या है, फोकस प्लेट है, ये प्लेट है। तो
तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं कोशिश ये करूंगा, जितने भी सेशन है बहुत ब्रीफ है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सारा टॉपिक इतना कवर हो जाए कि आपका जामिया से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि पिछले साल भी मैंने जब ये दिया था तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके आए थे, तो मैंने बाद में बताया भी था कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, और ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। उसी तरह से देखेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट में भी जो 4-5 टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। इस बार काफी पूछा था, तकरीबन आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन थे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग था। उसी तरह से देखिए तो मेजर इन्वायरमेंटल इशू, जितने भी इन्वायरमेंटल इशू है अभी देखिए कि जो ग्लोबल लेवल पे, चाहे रूस यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है या इजराइल हमास वाला है, या कहीं भी आप देख लें जो हो रहा है, तो उसमें भी इन्वायरमेंटल इशू को इग्नोर किया जाता है, कहीं भी आप न्यूज में नहीं देखते हैं। लेकिन उससे भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक नदी जाती है, ठीक है, उस नदी में अभी न्यूक्लियर वेस्ट शामिल हो गया है। ये सारी चीजें आपको मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से क्लीनर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे चुके, अभी जो हम लोग जो भी देख रहे हैं उसमें वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में होगा। उसी तरह से ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, अब ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज इससे जामिया से होते हुए यूपीएससी में भी काफी पूछा गया है। ग्रीन, आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में लगातार 2 साल से 2023 2024 में आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन से पूछा गया है। तो आखिर ये ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज है क्या, कहते किसको है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। उसी तरह से जो ये 5वां और लास्ट टॉपिक है, इसमें प्रोटोकॉल और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप देखेंगे कि वेरियस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन से प्रोटोकॉल, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। उसी तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, उस पर भी हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। तो ये सब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको कोशिश हम करेंगे, ये 5 टॉपिक और वो जो हमारे लेक्चर है उसको आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने ब्रीफ में आ चुका, ओरिएंटेशन है, और शुरू हम लोग ज्योग्राफी से करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया था उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन बेसिकली आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में अभी आपको फोकस जो करना पड़ता है, चाहे आप इसमें देख लें, यूपीएससी देख लें और जामिया, दोनों को मिला के चलिए, दोनों का लगभग स्टैंडर्ड सेम होता है। जामिया आरसीए का और यूपीएससी का आपको स्टैंडर्ड सेम मिलता है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ साथ आप क्लाइमेटोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे, और क्लाइमेटोलॉजी ओशेनोग्राफी ये दोनों मिला के आपको पढ़ना। तो ये हमने दिया था और इसको हम लोग करेंगे, तो इसके लिए थैंक्स। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो so thank you very much अब इसको Zaki sir, शेयर को खत्म करते हैं। thank you very much Zaki sir जी। अब जी 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 बोलिए सर, बोलिए। हाँ, वही था कि आप जो भी बच्चे हैं, देखो क्वेश्चन कोई अगर पूछना हो तो सब्जेक्ट से ओपन हो गया। मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, शॉर्ट प्रेजेंटेशन, बाकी तो हम क्लास में कोई नहीं सर, वो तो क्लास में आप एक्सटेंडेड सपोर्ट आपकी रहती है। और दोस्तों मैं बता दूं सर के बारे में, मलूका आईएएस और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाया है, जामिया आरसीए में पढ़ा है। तो इनकी जो एक्सपीरियंस नॉलेज है ज्योग्राफी के लिए, ऑप्शनल जो भी ज्योग्राफी के हैं सर को पकड़ लो, मैं गारंटी देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारा आज का लेक्चर, सर से बेहतर फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी ज्योग्राफी के लिए। ही नोज ABC अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और सर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है आप सभी के लिए। सो आज का ओरिएंटेशन यहीं तक रहा। थैंक यू वेरी मच एवरी स्पीकर एंड पार्टिसिपेंट जो भी स्टूडेंट रहे हैं। एंड अगेन दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, वी आर लॉन्चिंग अ बुक ऑन ऑल आरसी एग्जामिनेशन एंट्रेंस। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन में आपके पास अवेलेबल रहेगा। यूज दिस गाइडेंस प्रोग्राम, बुक एंड ऑल द स्टफ विच विल शेयर विथ यू। और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी करता हूं। जो आपकी बेसिक से लेके वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज जो आप जानना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट के लिए, इस प्लेटफॉर्म में मिलेगा। हमने इस वक्त म्यूट आप लोग को इसलिए रखा ताकि इस ओरिएंटेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। आपकी कुछ क्वेरीज हमने नोट की है और मैं आपको आपके जो ग्रुप है उसमें उसको रिप्लाई करूंगा।
बट इन क्लास में जब सेशन चलेगा उसके लास्ट में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगेन बी सीरियस, बी डिसिप्लिन, और अपने मकसद को जो आपने सोचा है ना उसमें कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत ही सीरियस होना है। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट लाइक छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं बच्चों के, तो यू शुड बी वेरी सीरियस। और आप बस ये सोचो कि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, उस जिंदगी के 2 साल अपने आप को लगा देना है, अपने आप को इसमें झोंक देना है, और आपको सिर्फ ये सोच के चलना है कि यूपीएससी में 1000 सीट की में 1 सीट आपकी है, क्योंकि कोई अलग नहीं होता है, कोई जो है दूसरी ग्रह से नहीं आता है, ठीक है? आप में से ही वो और ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, बुरा हो, तो आपने कई वीडियोज़ हमारे देखे होंगे टॉपर्स के और यूपीएससी के, उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही बिगिनर थे, नॉर्मल उनकी एकेडमी थी, बट अगेन उन्होंने क्रैक किया और वो अच्छी जगह पे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, और ये लेके चलना है कि यूपीएससी तो हम निकाल के ही रहेंगे, ठीक है? और इसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। जब आप में ज़िद हो और आप में लगन हो ना, तो चीज़ें अपने आप, वो कहते हैं ना कि जब आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब जहाँ चाह वहाँ ना, जब आप चाह लोगे ना कोई चीज़ मतलब पाक दिल से, साफ दिल से, ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखावे के लिए, वो सब काम नहीं करना है। तो ये 2 साल है ज़िंदगी के, आप अपने इसको लगा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना यूपीएससी में, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? 2 साल मेहनत करो, पूरी शिद्दत से, पूरी पार्टी शादी और इधर की चीज़ों को छोड़ के लग जाओ। समझ लो कि ये 2 साल आपने अलग कर दिया अपनी लाइफ़ से। उस 2 साल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसका वो आपको रिटर्न मतलब इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। जब आपकी मम्मी, अम्मा-अब्बू की आँखें में आँसू होंगे आपकी आपकी कामयाबी को देख के, है ना? तो वो पल आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आएगा, और आएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें मैंने कही थी, आप फ़ोकस्ड रहें, और वैसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो छोड़ दें इस चीज़ों को, यूपीएससी पे ध्यान ना दें। कुछ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो यूपीएससी में अगर आप आए हो तो बहुत ही सीरियस होके चीज़ों को करना है, टाइम पास नहीं करना है। अदरवाइज़ अगर आपको टाइम पास करना है यहाँ पे दिखाने के लिए दुनिया को कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी को मत बताओ कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो। कोई पूछे बोलो कि मैं रेलवे बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। वरना एक प्रेशर आपका बन जाएगा, यार इस साल नहीं लिखा, दूसरे साल नहीं लिखा, लोग पूछना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ अपने पास रखो, माँ-बाप को बताओ, और किसी इसके अलावा आस-पड़ोस दोस्तों किसी को मत बताओ कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये 1 महीने का आपका जो गाइडेंस प्रोग्राम है प्लस हमारी बुक है, इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता आप सभी के लिए, और इससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते। बट नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस तरह से कैश करते हैं, आप किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं रिज़ल्ट में, ठीक है? तो आपको हमने टाइम टेबल वो पूरी शेड्यूल शेयर कर दी है। लास्ट में आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, अलॉन्ग विथ जो हम देंगे। इसके अलावा लास्ट में इमरान सर आएँगे मॉक से पहले, उनकी जो आपकी जो सेशन होगी उसको भूलना मत, क्योंकि वो ये बताएँगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एमसीक्यू में, उसको कैसे सही करना है, इसका तरीका टिप्स बताएँगे, मैजिक बताएँगे, ठीक है? और कल का जो सेशन है सब्बीर सर का, अगर आपने 299 रुपीज़ दिए हैं सेशन के लिए, आप ये मान लो कि वो 299 नहीं, कल का सेशन 3000 रुपए का आपका। अगर उसको छोड़ दिया तो आप समझ लो कि यू विल बी इन अ बिग लॉस। So don't forget tomorrow's Sabir sir session at any cost. Be on time at 9 p.m. tomorrow on the same platform, Google Meet. I will share with you the link before 10-15 minutes. ठीक है? तो आप पूरी तरह प्रिपेयर रहिएगा, जैसा कि जुबिया मैम ने कहा, पेन कॉपी वगैरह लेके साथ में रखना और चीजों को समझना, बिकॉज इस टाइम ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे अगर आप उस पे पकड़ आ गई, देखो ऐसे मार्क्स तो लाता ही है आपकी, लेकिन ओवरऑल की जो रिजल्ट आप बनेगी ना यूपीएससी की, वो डिसाइडिंग फैक्टर ऐसे से ही आता है। तो ऐसे पे बहुत ध्यान देना आपको, ठीक है? तो वाइंड अप करते हैं आज का ये सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब आपको उस ग्रुप में जो भी पीडीएफ हमें मिली है, जो भी आपने मांगा था हमारे स्पीकर से, वो सारा मैं शेयर करूंगा, ठीक है? आप कुछ लोगों ने पूछा सर गवर्नमेंट जितनी स्कीम है उसके सोर्स क्या है, वो पीआईबी है, वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जो अजहर सर ने किया, वो भी शेयर करूंगा। एसजीएफ मैंग सर की जो शेड्यूल वो भी शेयर करूंगा। मैगजीन रिजवान सर ने बताया है 112 पेज का, वो भी शेयर करूंगा। और कल के सेशन में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट।